कभी कभी कुछ डरावनी कहानियां होती हैं ना जो दिमाग में बस जाती हैं, जो सिर्फ सस्ते जंप स्केयर से कहीं आगे बढ़कर मन में एक गहरा अजीब सा डर पैदा कर देती हैं। आज हम द विस्परिंग गैलरी नाम की एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल करेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करके एक ऐसा डरावना सपना बुना जा सकता है जो कहानी खत्म होने के बहुत बाद तक भी पीछा नहीं छोड़ता। चलिए इस कहानी के डरावने ढांचे को परत दर परत खोलते हैं। ये एक लाइन, ये है कहानी का अंजाम, वो खौफनाक अंत जहां पूरी कहानी हमें ले जा रही है। लेकिन जानते हैं, इस लाइन को जो चीज सच में डरावना बनाती है वो है इस तक पहुंचने का सफर। तो इस पूरे विश्लेषण में हम उस कहानी के स्ट्रक्चर को एक एक करके खोलेंगे जिसने इस एक लाइन को इतना ताकतवर बना दिया है। किसी भी अच्छी हॉरर स्टोरी की जान होती है उसकी शुरुआत। यहीं पर माहौल सेट होता है, कहानी का मेन रहस्य सामने आता है और हमारे मेन कैरेक्टर के लिए क्या दांव पर लगा है ये पता चलता है। और द विस्परिंग गैलरी इस बुनियाद को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करती है। इस पहली लाइन की खूबसूरती देखिए, ये फौरन उस जगह को एक जिंदा चीज बना देती है। अब ये घर सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा नहीं है, बल्कि एक सांस लेता हुआ दुश्मन है। कहानी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और माहौल खुद एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अब हर हॉन्टेड घर के पीछे एक कहानी तो होती ही है, एक तमना। और द साइलेंट फीस सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, ये वो पहेली है जो हमारे हीरो को अपनी ओर खींच रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना जरूरी हो जाता है, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ये सिंपल सी टाइमलाइन असल में बहुत कुछ बताती है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है, एक इतिहास। 1892 में घर बना, फिर एक भयानक त्रासदी हुई और अब हमारी आज की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इससे ये साफ हो जाता है कि हमारा हीरो अनजाने में इस घर की काली कहानी का अगला चैप्टर बनने जा रहा है। चलिए अब कहानी के दूसरे एक्ट में चलते हैं, जहां डर को और गहरा किया जाता है। अब बात सिर्फ माहौल बनाने की नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल टेंशन को पीक पर ले जाने की है। और ऐसा किया जाता है हमारी इंद्रियों पर, हमारे सेंसेस पर हमला करके, खास तौर पर हमारी सुनने की शक्ति पर। डर की शुरुआत हमेशा देखने से नहीं होती, कई बार ये महसूस करने से होती है। कहानी में हवा को डिस्क्राइब किया गया है मेटालिक, जैसे पुराना खून। सोचकर देखिए, ये एक अजीब बेचैन करने वाली गंध है जो कुछ भी देखने से पहले ही हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बजा देती है। पहले गंध और फिर आवाज। लेकिन ये कोई मामूली आवाज नहीं है, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक, परेशान कर देने वाली आवाज है, दीवारों के अंदर से नाखून खरोचने की। शुरुआत में इसे चूहे समझकर इग्नोर किया जा सकता है, पर कहानी यही नहीं रुकती, बल्कि और भयानक हो जाती है। और यहीं कहानी एक बहुत बड़ा टर्न लेती है। आवाज अब रैंडम नहीं है, वो इंटेलिजेंट हो जाती है। वो हमारे हीरो की हरकतों पर रिएक्ट करती है, उसके कदमों से कदम मिलाती है। ये बेहद डरावना है, क्योंकि इसका मतलब है कि दीवारों के पीछे जो कुछ भी है वो सुन रहा है और वो इंतजार कर रहा है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि खतरा अब बस वहां मौजूद नहीं है, वो एक्टिव हो गया है। ये अब सिर्फ एक हॉन्टेड घर नहीं रहा, ये एक शिकारी का इलाका है और हमारा हीरो उसका शिकार होने का ये एहसास अचानक बहुत ज्यादा पर्सनल और करीबी महसूस होने लगता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पॉइंट जहां अब तक बनाया गया सारा तनाव एक झटके में फट पड़ता है। चलिए उन घटनाओं के सिलसिले को समझते हैं जो डर को उसके पीक पर ले जाती हैं। सोचिए, डर को कैसे परत दर परत बनाया गया है। सबसे पहले देखने की ताकत छीन ली जाती है, टॉर्च की लाइट बंद। फिर उस अंधेरे में एक परछाई नजर आती है, लेकिन इससे पहले कि हम उस परछाई से डरें, कहानी में एक ट्विस्ट आता है, वो हमें नहीं देख रही। और आखिर में होता है एक डायरेक्ट मेंटल अटैक, जब आवाज सीधे दिमाग के अंदर गूंजने लगती है। ये लाइन है ना कि हॉरर लिखने की एक क्लासिक ट्रिक का परफेक्ट एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा डर वो नहीं होता जिसे हम देख सकते हैं, बल्कि वो होता है जिसे हम नहीं देख सकते। ये बड़ी चालाकी से दिखाता है कि जो मॉन्स्टर हमारे सामने है वो खुद किसी और चीज से डर रहा है, और वो चीज ठीक हमारे पीछे है। तो हीरो घर से बच निकला, कहानी खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली साइकोलॉजिकल हॉरर तो तब शुरू होता है जब हमें लगता है कि हम सेफ हैं। कहानी का अंत हमें दिखाता है कि डर किसी जगह से बंधा नहीं होता, बल्कि वो हमारे साथ चलता है। ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। ये अब एक भूताहा घर की कहानी नहीं है, ये एक भूताहा इंसान की कहानी है। वो घर तो बस एक दरवाजा था,
और जो कुछ भी अंदर था वो अब बाहर आ चुका है और पीछा कर रहा है। ये पहला सबूत है कि वो चीज पीछा कर रही है। एक बहुत छोटी सी लेकिन दिल दहला देने वाली बात जो असलियत के सारे नियमों को तोड़ देती है। हमारा अक्स, हमारी अपनी पहचान अब हमारी नहीं रही। ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है। और फिर मिलता है एक ठोस सबूत, आईने में परछाई का खुद ब खुद हिलना और तकिए पर मिला वो भूरा धागा। ये धागा हमें सीधा उस भूरे कपड़े वाली औरत की याद दिलाता है। इसका मतलब है कि वो चीज अब सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं बल्कि असली दुनिया में हमारी सबसे सेफ जगह पर मौजूद है। अब भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। तो आखिर में सवाल ये है कि क्या चीज इस कहानी को इतनी असरदार बनाती है? चलिए उन सारी तकनीकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं जिनकी हमने पहचान की है और समझते हैं कि ये मिलकर डर का एक पूरा अनुभव कैसे तैयार करती हैं। तो ये सब मिलके काम कैसे करते हैं? सबसे पहले एक जिंदा सेटिंग घर को ही विलेन बना देती है। फिर इंद्रियों पर हमला, जैसे वो मेटालिक गंध हमारी कल्पना पर वार करती है। जब खतरा कदमों की नकल करके रिएक्टिव हो जाता है तो हमें शिकार होने का एहसास होता है। अनदेखे का डर, जैसा हमने उस आकृति के साथ देखा जो हमारे पीछे देख रही थी, हमारे अनजाने के डर को जगाता है। और आखिर में डर को साथ ले जाना, जैसे उस परछाई और धागे के साथ हुआ, ये पक्का करता है कि बचने की कोई उम्मीद ही ना बचे। ये सारी तकनीकें मिलकर डर का एक गहरा और लंबा असर छोड़ने वाला अनुभव बनाती हैं। और मैं इस पूरी कहानी को एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल पे छोड़ना चाहूंगा। कहानी में कहा गया है कि कुछ घर आपको कभी जाने नहीं देते। तो फिर ये कहानी हमें सुना कौन रहा है? क्या हमारा हीरो सच में बच निकला था, या वो अब भी उसी घर की दीवारों के भीतर से ये कहानी फुसफुसा रहा है? ये एक ऐसा ख्याल है जो इस बुरे सपने को और भी गहरा कर देता है।